नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के 4 अहम जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप साइट पर बोर्ड में देख पा रहे। दोस्तों आप सबको पता है कि छठे पे कमीशन से मिलिट्री सर्विस पे की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत में 2000 रुपए जवान जेसीओज के लिए, 4200 रुपए एमएनएस के लिए और 6000 रुपए अधिकारियों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसका रिवीजन 7वें पे कमीशन में कैसे किया गया, जो कि 5200, 10,800 और 15,500 बना, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और किस तरीके से 8वें पे कमीशन में इसका रिवीजन होगा और इस रिवीजन से आखिर पेंशनर को क्या फायदा होगा, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बकायदा मैं आपको चार्ट भी समझाऊंगा, पूरा लिख करके समझाऊंगा कैसे कैलकुलेशन बना था। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगस्त महीने का पेंशन का भुगतान होने से पहले पेंशनर के खाते में 1,23,154 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। आज ही हुआ है। जी हाँ, कैसे हुआ है और भी एरियर मिलना है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट 2025 का अगर आपको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तो आज का वीडियो देख लीजिए, आपको आगे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में राज्यवार कहां पर सैनिक रेस्ट हाउसेस हैं, उसका एक लिस्ट जारी किया गया है, जो आगे आपको दिखाऊंगा। इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज को लाइक करना और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों, ताकि जानकारियां जो जरूरतमंद पेंशनर हैं या व्यूअर हैं उन तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, अगस्त के पेंशन से पहले अभी स्पर्श से एरियर का भुगतान, आगे और होगा भुगतान, पेंशनर खुश। जी हाँ दोस्तों अगस्त का महीना थोड़ा लंबा है और पेंशन के लिए भी थोड़ा सा इंतजार लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त का महीने का पेंशन अगस्त के आखिरी दिन मिलेगा, यानी कि 31 अगस्त को मिलेगा। पिछला तो आपको थोड़ा सा जल्दी मिल गया, लेकिन अब अगस्त के महीने का आखिर में मिलेगा, इसलिए उसी हिसाब से खर्चा कीजिएगा। अब चलिए, अगस्त का महीने का पेंशन तो मिलेगा, लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में भी एरियर का भुगतान जारी है और पेंशनर के खाते में आज ही 1,23,154 रुपए का भुगतान हुआ है। इससे पहले उनके जो डॉक्यूमेंट जारी हुए उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल में निकाला गया स्पर्श का कोरिजेंडम पीपीओ है। आप देख पा रहे हैं एक पेंशनर जिनका रैंक ऑनरेरी नायब सुधार है, लेकिन इनको ऑनरेरी नायब सुधार से ज्यादा एमएससीपी नायब सुधार में फायदा है और उसी को लागू करते हुए ये पीपीओ निकला है। आप देख पा रहे हैं ये एक डीएससी के पेंशनर है, लेकिन डीएससी का इनका सेकंड पेंशन नहीं है, फर्स्ट पेंशन है, क्योंकि उनका जो भी पहले उन्होंने सर्विस किया था वो भी इसी सर्विस में जुड़वा करके वो डीएससी में शामिल हुए और कुल मिलाकर 33 साल 5 महीना 1 दिन का सर्विस करके ये रिटायर हुए हैं। इनका पेंशन ऑनरेरी नायब सुधार के हिसाब से कम पेंशन मिल रहा था, तो जब ये सैनिक पाठशाला से जुड़े तो इनको गाइड किया गया, उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसके बाद निकला हुआ ये पीपीओ है, आप देख पा रहे हैं। और इस पीपीओ में अब आप अगर देखेंगे तो इनका सब कुछ रिवाइज कर दिया गया है और रिवाइज करके इनका बेसिक पेंशन, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट यानी कि 1 अगस्त 2018 से पेंशन रिवाइज किया गया है और आज के डेट में इनका बेसिक पेंशन जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 लागू करके 26,900 रुपए फिक्स किया गया है, जबकि ये पेंशन भी कम है दोस्तों, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। हालांकि इनको अब इसके बाद 1 लाख से भी ज्यादा का एरियर का भुगतान भी हो चुका है आज ही। तो दोस्तों इनका पेंशन 26,900 नहीं, बल्कि आपने इनका लेंथ ऑफ सर्विस देखा था, ये लेंथ ऑफ सर्विस आपने देखा 33 साल 5 महीना 1 दिन है, तो 33 साल 5 महीने के हिसाब से इनका मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस का नायब सुधार रैंक का इनको पेंशन लागू है और वो पेंशन का अमाउंट ओआरओपी 3 का रेट में 27,950 बनता है। चलिए अब ये पीपीओ इनका जो निकला है, ये निकला है आप देखिए 28 जुलाई 2026 को, और इनका पहले एमएससीपी नहीं था, नो एमएससीपी, फिर इस पीपीओ के जारी होने के बाद नायब सुधार ग्रेड का एमएससीपी दे दिया गया है और उनका सारे एवरेज पे, लास्ट पे सब कुछ परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होने के बाद उनका पहले पे लेवल 05 से 06 भी हो गया और ये पीपीओ निकला। इस पीपीओ के निकलने के बाद पेंशनर को एरियर का भुगतान भी आज ही हो चुका है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये भी अभी इनका पेंशन इससे भी ज्यादा बढ़ेगा और भी एरियर इनको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो कम से कम हो गई दोस्तों, कि पेंशनर को सही जानकारी, सटीक कार्रवाई की वजह से उनका हक, उनका अधिकार आधा अधूरा ही सही मिल गया। अब आगे इनको इनका पूरा हक, पूरा अधिकार भी जरूर मिलेगा। तो आप सबने देखा पीपीओ जारी हुआ, लेकिन अभी भी इनका पेंशन पूरा रिवीजन नहीं हुआ है।
इनको और भी सही लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी लागू है, जो आगे इनको दिलाया जाएगा सैनिक पाठशाला की मदद से। लेकिन अब इनके खाते में ये वाले पैसे आ चुके हैं, देखिए 1,23,154 रुपए, और आज ही इसका भुगतान हुआ है, तो पेंशनर भी खुश हैं। चलिए आगे उनको और भी रिवीजन होकर के पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे आज के डेट में भी ऐसे पेंशनर हैं जिनको उनका सटीक अधिकार, सही अधिकार नहीं मिल पाया है। तो आप भी अगर अपना परेशानियों को, पेंशन से जुड़े हुए समस्याओं को मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखिएगा, वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर मैसेज के जरिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी और आगे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी है दोस्तों, क्या आपको अभी तक सीईए 2025 का भुगतान नहीं हुआ है? क्या अब आपको नहीं मिलेगा सीईए? दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट जो कि केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से मिलता है अप टू हवलदार रैंक के पेंशनर को बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ऐसे में कुछ पेंशनर्स को तो इसका भुगतान हो चुका है, लेकिन कुछ को अभी तक भी नहीं हुआ है। तो वो चिंतित हैं कि क्या अब भुगतान नहीं होगा। लेकिन यहां विडंबना यह है कि जिन्होंने भी 1 नवंबर 2025 से पहले अप्लाई किया था उनको पुराने रेट में दे दिया गया, और नवंबर 2025 के बाद में जितने अप्लाई कर रहे हैं या किया है उनको नए रेट से मिलेगा। तो ऐसे में अब जिनको भुगतान हो गया, जिनको नहीं हुआ वो चिंतित है कि कब तक भुगतान होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है वो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के उस फंड के तरफ से मिलता है, उस फंड को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें इतना पर्याप्त फंड नहीं होता है कि पूरा का पूरा भुगतान हो सके। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एडिशनल अलॉटमेंट्स आते हैं, और जब जब अलॉटमेंट आते हैं तब तब भुगतान होता है। जरूरी नहीं कि एक बारी में सभी पेंशनर को, सभी लाभार्थियों को, सभी एप्लीकेंट को भुगतान कर दिया जाए। कभी कभी 2 बारी में, 3 बारी में, 4 बारी में भी इसका भुगतान होता है। तो सीनियरिटी वाइज भुगतान चल रहा है, जितनों को हो गया। आपका अगर अभी तक नहीं हुआ है तो चिंतित ना हो सकता है आपको अगले फेज में भुगतान हो सकता है उससे भी अगले फेज में भुगतान हो। लेकिन आपका एप्लीकेशन सही अगर अपलोडेड है, सही अगर सबमिटेड है तो जरूर भुगतान होगा, इस बात का भरोसा रखिएगा। आपने केवल उसका स्टेटस चेक करते रहना, कहीं रिजेक्ट ना हो गया हो। रिजेक्ट हो गया तो फिर नहीं मिलेगा, फिर उसका बस आपने चेक रखना है। बाकी आपका अगर एप्लीकेशन प्रोसेस है तो जरूर मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। क्या 8 सीपीसी में जब मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगा तो उसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे? जी हां दोस्तों, आपने अपना पेंशन स्लिप अच्छे से चेक किया है? क्या आपने उसको निहारा है? आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? अमूमन पेंशनर्स को जो मिलती है, बेसिक पेंशन मिलती है, डियरनेस रिलीफ मिलता है, बस दोनों को जोड़ के टोटल जितना बनता है वही पैसा आपको मिलता है। किसी का कम्यूटेशन कट रहा है तो उसमें से कट जाता है, और किसी को अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है तो वो भी अलग से मिलता है, बस उतना ही मिलता है। इसके अलावा क्लास पे, मिलिट्री सर्विस पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में 8वें पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाए तो पेंशनर्स का क्या फायदा, जो कि 1,00,000 का सवाल है। जी हां दोस्तों, इससे पहले आपको समझाना चाहूंगा, 6ठे पे कमीशन में जब मिलिट्री सर्विस पे को लागू किया गया था 2,000, 4,200 और 6,000 के रेट में किया गया था जवान, जेसीओज, एमएनएस और अधिकारियों के लिए। अब उसका रिवीजन 7वें पे कमीशन में कैसे किया गया, उसके बाद अब उसी बेस पर अगर हम 8वां पे कमीशन प्लानिंग करें तो कैसे उसमें बढ़ोतरी होगी और उसका फायदा पेंशनर्स को कैसे मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले 7वें पे कमीशन में जो रिवीजन किया गया था उस टाइम में जो लेटर निकाले गए थे उन लेटर्स को देखेंगे। अधिकारियों के लिए अलग, जेसीओज के लिए अलग लेटर थे, उसको देखेंगे पहले। उसके आगे फिर मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाऊंगा दोस्तों, पूरा का पूरा मिलिट्री सर्विस पे का ये पूरा का पूरा खाका आपको समझाऊंगा। उससे पहले लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का ये जो रिजोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, इस रिजोल्यूशन के जरिए 7वां पे कमीशन लागू किया गया था। जी हाँ, 7वां पे कमीशन में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और साथ ही साथ किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे पर भी फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, उसका पूरा ब्यौरा आपको यहां देखने को मिलेगा। यह अधिकारियों के लिए है, अधिकारियों के लिए अलग अलग पे लेवल में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर थे जो सर्विस में थे उनके लिए, तो उसी का जिक्र यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए पे लेवल वाइज 2.57, 2.67 इस हिसाब से आगे जो है फिटमेंट फैक्टर को लगाया गया था। अब देखिए मिलिट्री सर्विस पे में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर लगाया था। जो अधिकारियों का 6,000 रुपए का मिलिट्री सर्विस पे वो 15,500 बना था, और
जो एमएनएस का 4200 था वो 10,800 बना था, तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर ही लगा था, वो आगे मैं समझाऊंगा। चलिए, ये तो अधिकारियों का था। अब जवानों का किस तरीके से इसी तरीके का दूसरा लेटर निकाला गया था उसको भी देखते हैं। अब ये दूसरा रिजोल्यूशन है दोस्तों, और ये जवानों के लिए, जेसीओज और जवानों के लिए आप यहां देख पा रहे हैं। और ये भी हुबहू फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा करके पेमेंट को रिवाइज किया गया। और साथ ही साथ जो मिलिट्री सर्विस पे है, मिलिट्री सर्विस पे को भी किस तरीके से रिवाइज किया गया ये आप देख पा रहे हैं। 2000 को 5200 किया गया था, और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से था वो भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इस पर भी एक फिटमेंट फैक्टर ही लगा था। तो 7वां पे कमीशन में ये रिवीजन हुआ था, यानी कि 6ठा पे कमीशन और 7वां पे कमीशन लागू होते टाइम ये वाला रिवीजन इस रिजोल्यूशन के हिसाब से हुआ था, जिसको आगे मैं आपको अभी मिलिट्री सर्विस पे कैसे रिवाइज हुआ था वो बोर्ड में समझाऊंगा दोस्तों। अब किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे का रिवीजन हुआ था वो समझाता हूं। चलिए, सबसे पहले 8 सीपीसी में बढ़ेगा मिलिट्री सर्विस पे, तो पेंशनर को भी होगा फायदा। क्या होगा फायदा, कैसे होगा फायदा? चलिए, 6ठे पे कमीशन में 6,000 रुपए अधिकारियों के लिए, 4200 रुपए एमएनएस के लिए और 2,000 रुपए जेसीओ जवान के लिए मिलिट्री सर्विस पे को लागू किया गया था। ये 6ठा पे कमीशन का रेट है। अब इसको 7वें पे कमीशन में कैसे रिवाइज किया गया वो समझाता हूं। चलिए, 6,000 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.57, जो कि 7वां पे कमीशन का ये क्या है, ये फिटमेंट फैक्टर है, तो कुल बनता है 15,420, जिसको राउंड अप करके 15,500 कर दिया गया। वही अगर 4,200 में 2.57 आप लगाएंगे तो 10,700 बनता है, जिसको 10,800 में राउंड ऑफ कर दिया गया, जो आज के डेट में एमएनएस को मिलता है। फिर 2000 को 2.57 में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5,200 बन गया राउंड ऑफ, जो कि जवान और जेसीओ को मिलता है। तो इस तरीके से 7वां पे कमीशन का ही फिटमेंट फैक्टर मिलिट्री सर्विस पे पर भी लगा था, जो इससे क्लियर हो जाता है। अब 8वां पे कमीशन का क्या? 8वें पे कमीशन में मांग इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की है। जी हां, सबके लिए एक जैसा मिलिट्री सर्विस पे मांगा गया है। और जैसे हम मांग पत्र की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो मिलिट्री सर्विस पे है 30,000 रुपए की मांग सबके लिए है। सबके लिए 30,000 रुपए की मांग है, तो ये तो मांग है। लेकिन अगर मांग के हिसाब से ना हो और 7वें पे कमीशन में जैसे रिवीजन हुआ अगर वैसे हो, तो हम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर मान के चलते हैं 1.92 8वें पे कमीशन के लिए। मांग 3.833 की है, वो अलग बात है, उसके ऊपर हमने जानकारियां भी आपको दी है, एस्टिमेटेड पेंशन भी बताया है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो मिनिमम हम 1.92 ही लेके चलते हैं। चलिए, 1.92 अगर 15,500 पर अगर 1.92 लगा दिया जाए तो यह बनता है 29,760। तो इसका राउंड ऑफ कितना बनेगा? 30,000 बनेगा, क्योंकि ये 15,420 को 15,500 किया गया, 10,794, 10,800 बना, 5,140 जाके 5,200 बना, तो ये 29,760 जाकर के 30,000 राउंड ऑफ कर लेते हैं। 1.92 हमने इस पे लगा दिया। अब देखिए, इस पर अगर 1.92 हम लगा देते हैं तो ये बनेगा 20,736 और इसका राउंड ऑफ 20,800 और जवानों का 9,984 भी। इस पर अगर 1.92 लगे तो इसको हम 10,000 का राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये होता है अधिकारियों का 30,000, एमएनएस का 20,800 और जेसीओ जवानों का अगर 10,000, हालांकि ये मांग नहीं है, इसको हम खारिज करते हैं। लेकिन अगर हो जाता है जैसे 7वें पे कमीशन में हुआ था, तो अब ये तो जो सर्विस में है उनको मिलेगा, रिटायर्ड को क्या मिलेगा? हमें हमारा पेंशन में बेसिक पेंशन और डियरनेस रिलीफ के अलावा तो कुछ मिलता नहीं है, ना क्लास पे मिलता है ना कुछ मिलता है। तो जो पेंशनर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पेंशनर्स ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल करो, उनको फिर क्या फायदा? जब ये मिलना ही सर्विंग वालों को होए तो पेंशनर्स को क्या फायदा? दोस्तों, एकमात्र कंडीशन है जो पेंशनर्स को फायदा दिलाएगा और वो है 1 रैंक 1 पेंशन। जी हां, जैसे आगे 2029 में 1 रैंक 1 पेंशन का चौथा रिवीजन लागू होगा, तो ये वाला मिलिट्री सर्विस पे लेकर के जो रिटायर हुए पेंशनर्स होंगे उनका पेंशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा एमएसपी की वजह से भी बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने की वजह से, पेंशन बढ़ने की वजह से
पुराने पेंशनर्स को भी ओआरओपी के जरिए उसका फायदा मिल सकता है। अब यहां पर उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा जिनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिल रहा है। समझ गए होंगे। मिलिट्री सर्विस पे इक्वल भी अगर हो जाए, 30,000 करके भी अगर हो जाए, तब भी पेंशनर्स को फायदा मिलने का वही कंडीशन है ओआरओपी। अदरवाइज मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने से पेंशनर्स को सीधा सीधा फायदा नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आप भी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, ये थी मिलिट्री सर्विस पे को लेके जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी दोस्तों, पूरे भारत भर में कहां कहां सैनिक रेस्ट हाउसेस हैं, रक्षा मंत्रालय से जारी राज्यवार देखें पूरी की पूरी लिस्ट। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर की तरफ से एक बुकलेट जारी हुई है जिसमें राज्यवार कहां कहां जो है सैनिक रेस्ट हाउसेस हैं, एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, उनका सारा लिस्ट जारी किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं उसको। दोस्तों, ये पूरा सैनिक रेस्ट हाउसेस का जो है डिटेल्स है, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और पूरे राज्य वाइज कौन से जगह पर कितने सैनिक रेस्ट हाउसेस हैं, उनका पूरा ब्यौरा उनका कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आपको इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, डिटेल ऑफ सैनिक रेस्ट हाउस ऑफ आंध्र प्रदेश। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका और केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब। तो इस तरीके से हर राज्य में आप देखिए कहां कहां कितने रेस्ट हाउसेस हैं और कहां कहां नहीं है, उनका भी यहां पर ब्यौरा है, आप ये देख पा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। ये देखिए आंध्र प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं, जैसे अनंतपुरमु लोकेशन में है और एड्रेस ये है सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक भवन नियर क्लॉक टावर, अनंतपुरमु, ये है उनका एड्रेस। और उनका जो ये देखिए उनका डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहां पर है और वहां कितने जो है कमरे हैं, कितना डिस्टेंस में है, नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है, ये सारा डिटेल्स आप यहां देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट से डिस्टेंस कितना है, अधिकारियों के कितने रूम है, जेसीओज के कितने रूम है और जवानों के जेसीओज के कितने रूम है, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में आखिर में आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी यहां पर दिखाई देगा। तो ये तो रहे आंध्र प्रदेश वाले। तो मैं वीडियो को इस तरीके से नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा, जहां पर भी आपको जहां जाना है वहां के अगर सैनिक रेस्ट हाउस मिल जाएं तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ये आसाम वाले हैं, आप देखिए आसाम में भी बहुत जगहों पर सैनिक रेस्ट हाउस हैं। ये देखिए यहां तक 7 हैं कुल मिला के। फिर आगे देखिए बिहार में कहां कहां है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो काम में आ जाए। देखिए छत्तीसगढ़ में कहां कहां है, दिल्ली, उसी हिसाब से गोवा में नहीं है, गुजरात में देखिए ये रहे गुजरात में। फिर आगे हरियाणा में, ये देखिए हरियाणा में कहां कहां है, पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। ये आखिर में कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए हरियाणा में बहुत ज्यादा है, हरियाणा में काफी संख्या में है। हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी खासी तादाद में सैनिक रेस्ट हाउस हैं, ये देख पा रहे हैं आप। झारखंड में देखिए, झारखंड के बाद कर्नाटका में भी हैं, ये देखिए कर्नाटका में भी 10 हैं। फिर केरला में है, केरला में भी काफी सारे हैं, देखिए 7 हैं। फिर मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी तादाद में रेस्ट हाउसेस हैं। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में भी कई सारे लोकेशन में हैं। आप जहां पर भी आपको जरूरत है वहां पर वीडियो को पॉज कीजिएगा ताकि आप वहां से कांटेक्ट नंबर नोट कर सकें। मणिपुर में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में देखिए, नागालैंड में ये रहा। तो जहां भी दोस्तों जरूरत आपका पड़े वहां पर वीडियो को पॉज करने से आपको पूरा कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह नोट करने के लिए मौका मिलेगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से नीचे की ओर सरका रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, ताकि आप पूरे लिस्ट को देख सकें और जिसको भी जिस लोकेशन की जरूरत है उस लोकेशन के हिसाब से आखिर में कांटेक्ट नंबर है उसको भी नोट कर सकें। सिक्किम में देखिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कभी आप घूमने जाएं, इलाज के लिए कहीं जाएं, तो ये सैनिक रेस्ट हाउसेस आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं उनको आप नोट करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा ताकि आपको काम में आ सके। उत्तर प्रदेश वाला लिस्ट अभी चल रहा है,
काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। ये देखिए अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, तो ये जितने यूनियन टेरिटरी है नीचे वाले, ये देखिए, तो पुडुचेरी तक, यहां तक था लिस्ट। अब इसको जहां भी आपकी जरूरत थी उसको वहां पर पॉज करके आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब ये जहां भी आपका अगर जाने का प्लानिंग है तो आप उसको नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा, कमेंट करने वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको पिंड मैसेज मिलेगा, उस मैसेज में आप क्लिक करेंगे, वो लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे, पीडीएफ का लिंक होगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।